वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें हम लोग यूट्यूब पे जो क्लास कर रहे हैं वह एमसीक्यू की क्लास है। और आपको किसी प्रकार की परेशानी हो तो कमेंट करेंगे। हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको कुछ चीजें हैं वो हम बता देते हैं। एमसीक्यू की जो क्लास है वह हम लोग मंडे टू फ्राइडे क्लास करते हैं यूट्यूब पे, जो फ्री क्लास है। और थ्योरी की क्लास आपको कॉमर्स स्टूडेंटों के लिए 5 बजे एप्लीकेशन पे चलता है। और क्लास करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप या कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफिस में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे एमसीक्यू का। किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। कोई क्वेरी हो तो भी आप लोग पूछ लेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देनदारों से प्राप्त रोकड़ 12,000 रुपया तथा फर्नीचर खरीदा 7,000 रुपया का, तो कोष प्रवाह पर शुद्ध प्रभाव होगा। आपको बताना है कि फंड फ्लो की बात करें कि फंड फ्लो पे कितना प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन है कार्यशील पूंजी में शुद्ध वृद्धि 5,000 की होगी, कार्यशील पूंजी में शुद्ध कमी 5,000 की होगी, और कार्यशील पूंजी में शुद्ध वृद्धि 19,000 रुपया होगी, और कार्यशील पूंजी में शुद्ध कमी 7,000 रुपया होगी। तो दो तरह के फ्लो होते हैं, एक तो हम लोग फंड फ्लो और कैश फ्लो। कैश फ्लो और सेकंड है फंड फ्लो, जिसे हिंदी में हम लोग फंड फ्लो कहते हैं, हिंदी में जिसे कोष प्रवाह भी कहते हैं। तो कोष का अर्थ होता है कार्यशील पूंजी, आप लोग जानते होंगे। और ये कैश फ्लो है, उसमें कैश बेसिस पे होती है। कैश आएगा तो ठीक है, जाएगा तो इसको एंट्री करते हैं। जबकि फंड फ्लो जो है वो एक्रूअल बेसिस पे होती है। क्या है? एक्रूअल बेसिस पे इसकी एंट्री होती है। ये ध्यान रखेंगे तो दोनों के जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ जाएगा। दोनों तो फ्लो की बात करती है, दोनों इन फ्लो एंड आउट फ्लो की बात आपको करती है। इनफ्लो एंड आउटफ्लो की दोनों बात करती है, लेकिन ये जो है वो एक्चुअल बेसिस पे और ये एक्रूअल बेसिस पे काम करते हैं। इसमें सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करती है, इसमें फंड की आवागमन की बात करती है जो कि एक्रूअल बेसिस होती है। तो चलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आप समझ गए होंगे कि जो देनदारों से प्राप्त रोकड़ है 12,000 रुपया, ये तो क्या था, एक्रूअल बेसिस पे पहले भी इसकी एंट्री कर दी गई थी, तो इसकी यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन का शुद्ध फ्लो है, वो जो सही आंसर हो जाएगा वो डी द राइट आंसर हो जाएगा 7,000 रुपया, क्योंकि फर्नीचर खरीदा गया है 7,000 रुपया में। ये जो है एक्चुअल फंड का फ्लो करेगी आपकी कंपनी में, ये ध्यान रखेंगे। तो ये जो टॉपिक था कि 1,200 रुपया रिसीव हुआ है डेटा से, वो आपको वर्णित करने के लिए किया गया था कि कैश बेसिस पे जो कैश फ्लो है उसके बेसिस पे आप इसे आंसर ना दे दे कि 12,000 रुपया क्या हुआ इनफ्लो हुआ है और 7,000 रुपया क्या हुआ आउट फ्लो हुआ है। इस बेसिस पे आप 5,000 रुपया का इनफ्लो ना कर दें, ये ध्यान रखेंगे। तो जो सही आंसर है वो आप समझ गए होंगे कि जो सही आंसर है वह डी इज द राइट आंसर आपका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उससे पहले आपने समझ लिया कि कैश फ्लो क्या है और फंड फ्लो क्या है, और कैश फ्लो का हम लोग क्लास में भी अध्ययन अभी जस्ट ही खत्म किए हैं। तो नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग रीड करेंगे। आय के अंतर्गत निम्नलिखित प्राप्तियां को सम्मिलित किया जाता है। आपको बताना है कि कोई भी इनकम के अंतर्गत किसे प्राप्त किया, वैधानिक प्राप्तियां, अवैधानिक प्राप्तियां, और सी है वैधानिक अवैधानिक प्राप्तियां, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वैधानिक का है जो कानून उस पर बना हुआ रहता है, और जिसपे कानून की प्राप्तियां नहीं है और जिसपे कानून है उसके तहत भी आपकी आय होती है, तो दोनों के तहत हम लोग इनकम टैक्स के अंतर्गत रखते हैं। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो सी द राइट आंसर होगा। इनकम टैक्स एक्ट कितना हो जाएगा 1961 के अंतर्गत, ये आपको बताएगा वैधानिक और अवैधानिक जो प्राप्तियां हैं उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, इनकम टैक्स के अंतर्गत, आय के अंतर्गत रखा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आप चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। खुली बाजार की क्रियाएं हिस्सा है। आपको बताना है कि ओपन मार्केट की बात कर रहे हैं, तो इसमें खुली बाजार क्रियाएं का कौन सा हिस्सा, एक तो है आय नीति, सेकंड राजकोषीय नीति, और सी है मजदूर नीति, और डी है आपको साख नीति। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि कौन सा सही हो जाएगा।
तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। खुली बाजार नीति जो है वह साख नीति जो है खुली बाजार की क्रियाओं में हिस्सा लेती है। साख नीति क्या होता है, इसके तहत क्या होता है कि बाजार में जब इनफ्लो या आउटफ्लो की सिचुएशन होती है तो आरबीआई अपना क्रेडिट इस्तेमाल करती है, यानी साख को इस्तेमाल करती है, बॉन्ड इस्तेमाल करती है, जिससे क्या है लिक्विडिटी जो कम या बेसी होता है उसे संतुलन में किया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, खुली बाजार की क्रियाएं का हिस्सा कौन सा है, वह साख नीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कोई क्वारी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और प्रैक्टिस जरूरी है। आपको लगेगा कि क्वेश्चंस आते हैं लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। ध्यान रखेंगे हम लोग जो सेशन है वो 2 पार्ट में करते हैं, पहले ओवरऑल कॉमर्स और सेकंड जो भी पार्ट है वो सिर्फ टैक्स का पार्ट को अध्ययन करते हैं। तभी जो हम लोग ओवरऑल कॉमर्स में इसमें आपको कॉस्ट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, जितनी भी आपको बिजनेस स्टडी सारी सब्जेक्ट को पार्ट 1 में है, और सेकंड प्योरली आप इनकम टैक्स का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, पूरे वर्ष में शुद्ध विक्रय दिया हुआ है 2,50,000 रुपया तथा देनदार 50,000 रुपया, तो उधार विक्रय का दैनिक औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। पीरियड बताना है, कलेक्शन पीरियड क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 60 दिन, ऑप्शन बी है 45 दिन, ऑप्शन सी है 42 दिन, और ऑप्शन डी दिया हुआ 72 दिन। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसके लिए फॉर्मूला की आपको जरूरत पड़ेगी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे डेप्ट इक्विटी रेशियो। उधार विक्रय की दैनिक रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोग जानते होंगे। जो फॉर्मूला होता है वो होता है डे इन ईयर, डे इन ईयर अपॉन DTR, यानी डेप्ट टर्नओवर रेशियो, या डेप्ट रेशियो कहते हैं, टर्नओवर रेशियो होता है। तो सबसे पहले हम लोग पास ईयर इन डे इन ईयर तो दिया हुआ रहता है, और ऑटोमेटिक 365 दिन होता है, तो 365 दिन या 360 दिन हम लोग लेते हैं, दोनों में से कोई लेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो 360 दिन या 365 दिन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जनरली 360 दिन ही लिया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। और DTR रेशियो हम लोग निकालना है, डेप्ट डेटर टर्नओवर रेशियो। एक सेकेंड, DTR को हम लोग फुल फॉर्म पूरा लिख लेते हैं, डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, टोटल सेल, टोटल सेल, एक सेकेंड, टोटल सेल अपॉन डेटा। तो टोटल सेल क्वेश्चन में देखेंगे दिया हुआ है, क्वेश्चन में टोटल सेल कितना दिया हुआ है, शुद्ध विक्रय जो आपको दिया हुआ है 2,50,000 रुपया, क्या है 2,50,000 रुपया। और उसके बाद डेटर कितना दिया हुआ है, डेटर ये आपको दिया हुआ 50,000 रुपया, तो ये हाँ हम लोग 50,000 रुपया पुट कर लेंगे, और ये डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएंगे। तो DTR कितना आ गया आपका, 5 आ गया है। अब हम लोग को जो कैलकुलेट करना है वो आप तो जानते हैं कि डेटा टर्नओवर रेशियो हम लोग को निकल गया, तो डे इन ईयर कितना रखना है, 360 दिन रखना है। 360 दिन रखेंगे तो आपको 72 ही आपका आंसर आ जाएगा। तो 72 दिन किसमें, डी राइट आंसर हो जाएगा। और कहेगा कि नहीं 365 दिन हम ही रखेंगे, तो आप रखेंगे तो दशमलव में आ जाएगा, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, और 73 दिन ये आते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। 365 दिन रखेंगे तो 73 दिन आएगा, 60 रखते हैं तो 72, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में आपको ध्यान देना है कि नन ऑफ दीज है नहीं, तो आप क्या रखेंगे, डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, ये ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चंस नंबर आपके 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि वस्तु विक्रय लागत 1,20,000 रुपया है और सकल लाभ हानि है, हानि दर विक्रय दिया हुआ 1/4, तो विक्रय मूल्य की राशि बताएं। ऑप्शन ए है 1,20,000, बी है 90,000, 80,000 और 96,000। तो ओवरऑल आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ, विक्रय की कॉस्ट ऑफ सेल दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल दिया हुआ है कितना, 1,20,000 रुपया कॉस्ट ऑफ सेल आपको दिया हुआ है। और आपको लाभ हानि दर दिया हुआ है, लाभ हानि कितना है, सॉरी हानि दर विक्रय पे दिया हुआ है 1/4। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो ऊपर वाला भाग होता है वो हानि होता है, रेशियो पढ़े हो तो आप लोग जानते हो, और नीचे वाला क्या है, सेल दिया हुआ है, क्या है, सेल रहता है ये।
जब भिन्न में रहता है तब। इतना चीज तो हो गया। तो अब हम लोग कॉस्ट पे चलेंगे। तो कॉस्ट पे कितना हो जाएगा, ये तो विक्रय पे हानि हुआ, तो कॉस्ट पे जो रेशियो होगा वह कितना हो जाएगा, हानि तो हानि ही रह जाएगा 1, और एक हानि था और 4 रुपया सेल था, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5 कॉस्ट था तब ना, 4 रुपया सेल तब 1 रुपया हानि हो गया, तो ये 1/5 आ गया। तो 1,20,000 को हम लोग क्या करेंगे, 1/5 कर देंगे तो आपको कितना आ जाएंगे, 24 × 5 = 20, 24,000 रुपया जो आ गया वो आपका हानि कैलकुलेट हो गया। क्या निकाल लिया हम लोग, हानि कैलकुलेट कर लिए हैं। तो आपको विक्रय मूल्य कितना था, विक्रय की लागत 1,20,000 रुपया है और 24,000 रुपया हानि है। विक्रय की राशि कितना था, वो 96,000 रुपये निकल गया। ये कॉस्ट आपको दिया हुआ था कि 1,20,000 रुपया कॉस्ट है और आपको हानि निकल गया है। तो कितना में सेल करेंगे, ये तो लागत दिया हुआ था कि 1,20,000 का लागत था और इतना हानि हो गया। जब हम लोग सेल करते हैं तो ये आपका सेल अमाउंट निकल गया। क्या है, ये सेल अमाउंट आपको निकल गया। समझ गए होंगे आसानी से कि ये कॉस्ट आपको दिया हुआ था कि इतना का कॉस्ट है और हानि हो जाएगा, तो सेल क्या करते हैं, सेल निकालने के लिए कॉस्ट माइनस हानि कर देंगे तो आपको निकल जाएगा। प्रॉफिट रहता तो प्लस करते हैं तो सेल निकल जाता है। इतना तो आसानी से समझते होंगे। तो आपको 96,000 डी द राइट आंसर आपको कैलकुलेट होके आ गया है। या तो आप डिटेल मेथड से भी बना सकते हैं कि माना कि विक्रय कितना है, 100 है, अनदर मेथड से बनाते तो 100 है विक्रय, और जो हानि दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 1/4 दिया हो तो 25 रुपया हानि हो जाएगा। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, 125। मानते कि माना कि विक्रय क्या है, 100 है, तो इसमें थोड़ा सा लंबा हो जाता है। आपको 1,25,000 आगे क्या हो गया, कॉस्ट ये आपको निकल के इससे आ गया। तो अब हम लोग के पास कॉस्ट कितना दिया हुआ था, 1,20,000 रुपया कॉस्ट था और 100/125 ये भी कर देंगे तो आपको 96,000 आ जाएंगे। तो इससे बढ़िया ये आसान मेथड है, शॉर्टकट ट्रिक देख लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए कोई किन्हीं का कोई कमेंट नहीं है, पूछ लेंगे, कोई दिक्कत आप लोग को परेशानी हो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जब प्रारंभिक स्टॉक 50,000 रुपया, क्या है, ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 50,000 रुपया, अंतिम स्टॉक 60,000 रुपया दिया हुआ, विक्रय की लागत आपको दिया हुआ है 2,20,000 रुपया। तो स्टॉक की आवर्ती अनुपात बताएं। तो स्टॉक की आवर्ती अनुपात फॉर्मूला आपको याद होगा तो आसानी से बन जाएगा, फॉर्मूला नहीं होता तो वो आपका कोई उपाय नहीं है। तो स्टॉक की आवर्ती अनुपात बराबर क्या होता है, विक्रय की लागत, विक्रय की लागत अपॉन एवरेज स्टॉक। क्या है, एवरेज स्टॉक यानी औसत स्टॉक। तो स्टॉक अनुपात इज इक्वल टू क्या होता है, विक्रय की लागत बटा औसत। विक्रय की लागत आपको कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखेंगे कि विक्रय की लागत कितना दिया हुआ है। विक्रय की लागत आपको ये दिया हुआ है 2,20,000 रुपया, 2,20,000 रुपया। अब हम लोग को निकालना क्या है, औसत स्टॉक। तो औसत स्टॉक यानी एवरेज स्टॉक का जो फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बटा का 2, ये औसत निकल जाता है। तो ओपनिंग कितना दिया हुआ 50,000 रुपया और क्लोजिंग दिया हुआ है 60,000 रुपया और बटे के 2, 1,10,000 रुपया अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा आपके 55,000 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 55,000 आ जाएंगे। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। अब इसे हम लोग निकाल लेंगे, मान को पुट करने के बाद 3 0 से 3 0, ये आपको आ जाएंगे 5 चौके 20, 5 चौके 20 दो 22, 2,20,000 रुपया है। यहाँ पे ध्यान देंगे ये जो है वो 2,20,000 रुपया। चलिए आपको कमेंट था कि ये 2,20,000 रुपया। अब इसे हम लोग काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 5 चौके 20 और 5 चौके 20 दो 22, यानी 4 बार कितना आएगा, 4 टाइम्स आपको आ जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए समझ गए। स्टॉक आवर्ती अनुपात का जो फॉर्मूला है वो ध्यान रखिए, कॉस्ट ऑफ सेल बटा एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक निकालने के लिए आप लोग जानते हैं ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बटे के 2 होता है। तो एवरेज स्टॉक हम लोग निकाल लिए और मान फार्मूला में पुट कर देते हैं तो आसानी से बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे अब हम लोग चलेंगे।
किन्स महोदय, किन्स के अनुसार विनियोग का अर्थ आपको बताना है। क्या है? इन्वेस्टमेंट यानी विनियोग का अर्थ क्या होता है? वर्तमान कारखानों को खरीदना। सेकंड है वर्तमान फर्म में अंश खरीदना। ऑप्शन सी पुरानी इमारतों को खरीदना। और ऑप्शन डी नए कारखानों का स्थापना। क्या है? तो सही आंसर आप लोग बताएंगे कि किन्स के अनुसार जो विनियोजन का अर्थ क्या होता है। किन्स के अनुसार जो विनियोजन का अर्थ है वह डी नए कारखानों की स्थापना की बात करते हैं। किन्स महोदय ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं? विनियोग कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखें। जैसे नई नवीन संपत्ति, नए कारखाने, मशीनरी, पूंजी आदिगत को आदि जो संपत्तियों का नए नए निर्माण होते हैं उसे विनियोग कहते हैं। तो नए कारखानों की स्थापना ये राइट आंसर हो जाएंगे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी वास्तविक विनियोग जो कहते हैं वो नए कारखाने या नए कोई संपत्ति आप लेते हैं तो उसे वास्तविक विनियोग किन्स महोदय ने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण सही है? आपको बताना है कि कौन सा समीकरण ओपनिंग स्टॉक, प्रारंभिक स्टॉक प्लस अंतिम स्टॉक माइनस किराया इजकल टू विक्रय का लागत। पिछली क्लास में भी हम लोग कर लिए थे, ये तो गलत हो जाएगा। सेकंड जो ऑप्शन है वो देखेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका सही है। क्लोजिंग विक्रय मूल्य निकल गया। क्या है? विक्रय की लागत ये इससे निकल जाता है। तो विक्रय की लागत बराबर कॉस्ट ऑफ सेल बराबर हम लोग जानते हैं ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालने का। चलिए कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड नहीं, सेल ऑफ कॉस्ट हम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे आप चलेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? देखेंगे कोई की किन्हीं को कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, कुछ समझ में ना आया तो। उम्मीद है कि आप सभी को सारा क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहा है। भारत में आर्थिक उदारवाद का प्रभाव कब हुआ था? तो आप लोग जानते हो कि भारत में जो आर्थिक उदारवाद का प्रारंभ कब हुआ था? क्या है? प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए लाइसेंस देने की नीति में पर्याप्त परिवर्तन द्वारा, ये भी सही है। बी ऑप्शन है विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के लिए प्रक्रियात्मक अड़चनों को दूर करना, ये भी सही है। उदारीकरण में क्या था? इन सारी जो अड़चनें थे उसे दूर किया गया था। ऑप्शन सी है आयात की दरों में महत्वपूर्ण कमी करके, ये भी आपका सही है। तो उपयुक्त में से डी द राइट आंसर हो जाएंगे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जो आर्थिक आर्थिक उदारीकरण का जन्म हुआ था 1991 में। जो फाइनेंस मिनिस्टर आपके कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह थे। उस समय आपको आर्थिक उदारीकरण भारत में स्टार्ट हुई थी, ये आप लोग जानते होंगे आसानी से। और नई आर्थिक नीति इसी समय लाया गया था। कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग पूछ लेंगे। जो सही आंसर है इसमें आर्थिक उदारीकरण, उदारीकरण का मतलब क्या है कि जो आपकी जो नियम कानून है उसमें छूट यानी ढिलाई देना, आसानी से व्यापार किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग चलेंगे। अल्प पूंजीकरण का निवारण किया जा सकता है। आपको बताना है कि अल्प पूंजीकरण का निवारण हम लोग कैसे करेंगे, कि अल्प पूंजी आपको जनरेट करना है तो कैसे करेंगे। ऑप्शन ए बोनस अंश निर्गमन करके, ऑप्शन बी प्रेफरेंस अंशों का शोधन करके, और ऑप्शन सी है ऋण पत्रों का शोधन करके, और ऑप्शन डी ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान करके। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अल्प पूंजीकरण का निवारण किस तरह से किया जा सकता है। तो हम लोग बोनस अंश जब निर्गमन करते हैं तो अल्प पूंजीकरण का क्या होता है? निवारण होता है। तो ए इधर राइट आंसर हो जाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। जो बोनस शेयर्स इशू किया जाता है जब कंपनी में एक्स्ट्रा प्रॉफिट या प्रमोटर की कोई अनदर एक्टिविटीज से प्रभावित होकर कंपनी बोनस अंश इशू करते हैं, इसे अल्प पूंजीकरण का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। अब पार्ट 1 हम लोगों ने कर लिया है, 10 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। और डेली के भी करते हैं तो हम लोग जनरली 70 क्वेश्चन करते हैं, यानी एक सेट वीकली खत्म कर देते हैं और 10 टैक्स का यानी 2 सेट कर लेते हैं डिटेल अध्ययन में। यदि हम लगातार ज्यादा टाइम तक भी क्लास लेते हैं तो आप लोग समझ से बाहर हो जाएगा। उससे बढ़िया कि हम लोग थोड़े थोड़े अध्ययन करेंगे। अभी आपके पास टाइम भी है तो डेली बेसिस पे आप लोग क्लास लेंगे और हम लोग सेकंड पार्ट अब टैक्स का स्टार्ट करने वाले हैं। टैक्स का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इफ एन एम्प्लॉय ट्रांसफर सेकंड हैंड मोटर कार टू एम्प्लॉय, क्या है कि कोई भी एम्प्लॉयर है जो सेकंड हैंड मोटर कार एम्प्लॉयर को देते हैं तो परक्यूजिट इज वैल्यू एट, आपको कितना परक्यूज किया जाएगा?
परक्यूसाइट कितना किया जाएगा वो आपको बताना है। वैल्यू एक्चुअल लेस देन डिप्रिसिएशन 30% एवरी कंप्लीशन अंडर द स्टेजी लाइन मेथड। क्या है? स्टेट लाइन मेथड की बात करिए। एक्चुअल कॉस्टलेस डिप्रिसिएशन 20% एवरी कंप्लीट द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू डी वी मेथड। सी ऑप्शन आपको एक्चुअल कॉस्टलेस डिप्रिसिएशन 30% एवरी कंप्लीट अंडर द डब्ल्यू डी वी मेथड, और ऑप्शन डी डी एक्चुअल कॉस्टलेस 20% ऑफ द SLM मेथड। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सही आंसर जो है वो डी द राइट आंसर है। एक्चुअल कॉस्टलेस डिप्रिसिएशन 30% एवरी कंप्लीट ऑफ द नंबर SLM मेथड के द्वारा ये किया जाएगा। एम्प्लॉयज और सेकंड हैंड मोटर ट्रांसफर करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल। क्या है कि कौन सा है जो नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी? फाइव, 5 हेड आपको हमने बताया था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में 5 हेड इनकम के जो हेड है वो आप 5 हेड कौन कौन सा कमेंट में बताएंगे। किंतु हमने 3 से 4 वीडियो में अंडर द हेड ऑफ सैलरी और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ये पांचों हेड आपको बता दिया, इनकम के 5 हेड। तो आप लोग इस बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 5 हेड कौन कौन से हैं। Commission received by the full-time director, remuneration received by the partners, or allowances received by an employee, or free accommodation given to the employee। आप लोग बताएंगे कौन सा अंडर हेड ऑफ सैलरी के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपको बताना है। तो जो रेमुनरेशन होता है वो अंडर द हेड ऑफ सैलरी के अंतर्गत नहीं आता, बाय द पार्टनर्स, ये ध्यान रखेंगे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा था देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। क्या क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। द फॉलोइंग इज द एग्जाम्प्ट इनकम फ्रॉम द इनकम टैक्स। कौन सा जो इनकम है वह एग्जाम्प्ट है? क्या है? एग्जाम्प्ट है। तो आपको बताना है, आसान क्वेश्चन है, कौन सा एग्जाम्प्ट है। ऑप्शन ए है ट्रेवल कंसेंस टू एम्प्लॉय, रेमुनरेशन रिसीव फॉर वैल्यूएशन आंसर स्क्रिप्ट, और इनहेंसमेंट लीव ऑफ लीव सैलरी वाइट लिस्ट इन सर्विस और प्रिक्विजिट इन इंडिया, परक्यूसाइट इन इंडिया। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा सही आपका हो जाएगा। तो डी जो है वह ऑप्शन राइट हो जाएगा कि परक्यूसाइट इन इंडिया जो है वह एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द इनकम होते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि गिफ्ट टू एम्प्लॉय अप टू कितना तक पर एनम इज नॉट बी ट्रीटेड एज परक्यूसाइट टैक्सेबल इन द हेड ऑफ एम्प्लॉय। आपको बताना है कि गिफ्ट टू एम्प्लॉय अप टू कितना तक जो गिफ्ट है वो ट्रीट नहीं किया जाएगा इनकम टैक्सेबल के लिए। तो आप लोग जानते होंगे आसानी से, आसान क्वेश्चंस ये आपके हैं। सही आंसर हो जाएगा बी द राइट आंसर 5,000 पे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। सैलरी रिसीव बाय द मैनेजर। क्या है? सैलरी रिसीव बाय द मैनेजर एग्रीकल्चर फार्म। एग्रीकल्चर फार्म से सैलरी रिसीव बाय मैनेजर ऑफ एन एग्रीकल्चर फार्म है। एग्रीकल्चर क्या है? फार्म है। तो इज एन एग्रीकल्चर इनकम, ऑप्शन बी सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम, और डी जो दिया हुआ है आ कैपिटल इनकम। तो सैलरी कोई भी मैनेजर रिसीव करेंगे तो वो किस हेड के अंतर्गत आएंगे ये आपको बताना है। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे सैलरी फ्रॉम, सैलरी इनकम के अंतर्गत ये आ जाएंगे, क्योंकि वो मैनेजर है एग्रीकल्चर फार्म में काम करें या कहीं भी काम करें वो उन्हें क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रहा है। तो ए बी इज द राइट आंसर आपको है सैलरी इनकम। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, आसान क्वेश्चन आपके लिए है। एनी बेनिफिट अटैच टू एन ऑफिस पोजीशन इन एडिशन सैलरी और वेजेज इज कॉल्ड। कोई अतिरिक्त बेनिफिट आपको प्राप्त होते हैं पोजीशन से तो एडिशनल जो सैलरी और वेजेज आपको मिलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में साइड कहेंगे तो बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है लीव ड्राइवर कंसेशन इज एक्सप्लेन एज पर सेक्शन। आपको बताना है कि लीव ड्राइवर जो कंसेशन है वह एग्जाम किसके अंतर्गत आते हैं, ये आपको बताना है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जो सही आंसर हो जाएगा इसका वह बी इज द राइट आंसर 10 सबसेक्शन 5। तो इनकम टैक्स की जो क्वेश्चंस हैं वो आपको याद रखने होंगे, ये ध्यान रखेंगे। इसमें कोई ट्रिक आपको काम नहीं करेंगे और समझने की भी बात बहुत कम रहते हैं। जब डिटेल अध्ययन इनकम टैक्स में करते हैं जो टैक्स स्लैब लगाना रहता है तो उसमें समझा जाता है। ऐसे जिन वाली जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे वो आपको याद ही रखना पड़ेगा।
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के अंतर्गत चलेंगे हम लोग। अंडर द हेड ऑफ द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज बेसिक चार्ज ऑफ आपको रेंट रिसीव, ग्रोस एनुअल वैल्यू और एनुअल वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू। तो आपको बताना है कि अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज बेस ऑफ चार्ज, आपको कौन सा बेस के अंतर्गत चार्ज किया जाता है वो आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग बताएंगे। तो जो सही आंसर हो जाएगा वह एनुअल वैल्यू के अंतर्गत आपको चार्ज किया जाएगा। क्या है? एनुअल वैल्यू के अंतर्गत चार्ज किया जाता है प्रॉपर्टी बेसिस चार्ज। तो सी द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। फॉरजीन हाउस प्रॉपर्टी आपको क्या है? फॉरजीन हाउस प्रॉपर्टी इनकम टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ, किस किस केस में आपको टैक्स लगेगा फॉरजीन प्रॉपर्टी पे? या आपको नॉट रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और सी ऑर्डिनरी रेसिडेंट और आंसर नन ऑफ दी। डी का आंसर जो है नन ऑफ दीज है। तो आप लोग बताएंगे कि 9 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे फॉरजीन हाउस प्रॉपर्टी क्या है? विदेश में आपकी संपत्ति है तो उस पर टैक्स कब लगेंगे ये आपको बताना है। तो ऑर्डिनरी जब रेजिडेंट होंगे तब आपको टैक्स लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहेंगे तो आपको टैक्स लगेगा। चलिए, कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछेंगे, उसके बाद हम क्लास को समाप्त करेंगे। आज के लिए क्लास 45 मिनट के आसपास आपकी क्लास हो गई है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो सबसे पहले आप लोग पूछ लेंगे। और डिटेल क्लास अध्ययन ज्वाइन करने के लिए कॉमर्स स्टूडेंट एमसीक्यू, यानी कोई भी स्टूडेंट है वो कॉमर्स से बीकॉम आईकॉम किए हैं और वह कंपटीशन की एग्जाम कर रहे हैं, कॉमर्स बेसिस का आपको एग्जाम पूछा जाएगा तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ पे, या तो आप व्हाट्सअप करके भी डिटेल अध्ययन ले सकते हैं या ऑफिस में इस नंबर पर फोन करके भी आप अपना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं इस नंबर से। चलिए 9905569791 क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे। और आप सभी को कोई क्वारी हो तो आप लोग पूछ लेंगे।